हेलो स्टूडेंट्स, समर्थ एग्जाम प्रेप पर आपका स्वागत है। और आज हम जीके के अंदर जो हिस्ट्री सेक्शन है, आपका जो कंपलसरी टेस्ट है, उसके अंदर वैदिक कल्चर के बारे में जो क्वेश्चंस हैं, वैदिक और उत्तर वैदिक टाइम के जो क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने समर्थ एग्जाम प्रेप की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो आप इसकी जो ऐप है उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको जो वीडियोज़ हैं वो कंटिन्यूसली में मिल सकें। साथ में जो और टेस्ट हैं या और जो रिसोर्स मटेरियल है वो आपको वहाँ पे आसानी से उपलब्ध हो सके। तो जो वैदिक कल्चर का जो टाइम है, हमने इससे पहले क्या देखा था? इससे हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमने देखा था उसका विस्तार किस तरीके से है, उनकी बेसिक जो कस्टम्स थी वो किस तरीके की थी, कल्चरल जो चीज़ें थी, या जैसे स्नानागार था या उनके मनके थे, आभूषण थे, वो किस तरीके के थे, व्यापार कहाँ से होता था, मुख्य नगर कौन से थे, उनकी स्थिति क्या थी, किस नदी के किनारे थे, इस तरीके की बातें हमने की थी। और यही आपके एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज के तौर पे पूछा जाता है। तो आज यही चीज़ें, जो कुछ कल्चरल चीज़ें हैं, कुछ टर्म्स है उस टाइम की हिस्टोरिकल, वो हम वैदिक कल्चर या वैदिक संस्कृति का जो टाइम है, जो कब से कब तक है, 1500 से 600 BC बिफोर क्राइस्ट की बात है, उस टाइम के बीच की चीज़ों की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, तो देखिए, जो वैदिक सभ्यता अपन पढ़ते हैं, इससे पहले अपने यहाँ पर कौन सी सभ्यता थी? इससे पहले अपने यहाँ पर थी इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, जिसे हमने किस नाम से देखा था? जिसे हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी देखा था। हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसको कहते थे। इसको इंडस यानी सिंधु सभ्यता भी कह देते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कह देते हैं। नगरों के आधार पर इन नामों से इसको क्या है, जाना जाता है। ठीक है, अब जो अपन पढ़ रहे हैं वह है वैदिक काल। तो इसकी कहानी क्या है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का बाद में माना गया, अलग अलग ऑथर्स ने क्या माना, अलग अलग कारण माने कि हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो गई। आपने मोहनजोदाड़ो नाम की मूवी देखी होगी, उसमें दिखाया कि फ्लड आई थी और पूरी सिविलाइजेशन क्या हो गई, खत्म हो गई। कुछ लोग ये कहते हैं कि महामारी आई, उससे खत्म हो गई। कुछ लोग ये कहते हैं कि आर्यों ने आक्रमण करके हड़प्पन सिविलाइजेशन को समाप्त कर दिया। लेकिन अभी बिल्कुल इसका ऑथेंटिक एक कारण अगर कोई बात की जाए तो कोई भी स्थापित नहीं हो पाया है। सबसे ज़्यादा प्रमाणिक कारण क्या माना जाता है? सबसे ज़्यादा प्रमाणिक कारण माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के ख़त्म होने का, कि एक ड्रोट जैसी सिचुएशन आई या कोई बाढ़ जैसी सिचुएशन आई, प्राकृतिक जो कारण रहा उसने सिविलाइजेशन को क्या किया, समाप्त किया। ठीक है, वैदिक लोग बेसिकली क्या थे? हमने हड़प्पन में देखा था कि एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन इन जो वैदिक कल्चर थी ये ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक है, तो ये क्या थी? ग्रामीण सिविलाइजेशन थी। ग्रामीण संस्कृति के लोग यहाँ पे रहते थे। संस्कृति में, सभ्यता में यही फर्क होता है कि संस्कृति जो है वो ग्रामीण परिवेश को दिखाती है। ठीक है, तो ये वैदिक है, ये कल्चर है। ठीक है, और ये हड़प्पन है, ये सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन क्या है? सिविलाइजेशन इस चीज़ को दिखाती है, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट की फेजेस को दिखाती है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, वो एक सिविलाइजेशन थी, वो बहुत डेवलप थी। अपन ने देखा कि उनके नगर थे वो भी पूरी तरह प्लांट थे, नालियों की व्यवस्था थी, रोड थे, प्रॉपर तरीके से बंदरगाह बने हुए थे। ऐसा वैदिक सभ्यता के अंदर देखने को नहीं मिलता। तो अपन ये कह सकते हैं कि हमारा जो शुरुआती अतीत था उसमें हम बेटर कंडीशन में थे, लेकिन बाद में जब हम अगली फेज में आए तो हमारी स्थिति पिछड़ी हो गई, हम एक स्टेप पीछे चले गए। दूसरी बात ये थी कि जो आर्य ये इंडस सिविलाइजेशन थी वो इंडिया की इंडिजिनस थी, मतलब यहीं पे उसका उद्भव हुआ था। लेकिन आर्य लोग क्या थे? बाहर से आए थे। और बाहर से कहाँ आए थे? अलग अलग लोग इसको अलग अलग मानते हैं, लेकिन इसका सबसे स्थापित प्रमाण क्या माना जाता है कि आर्य लोग मध्य यूरोप से भारत के अंदर आए थे। ठीक है, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख एक बोगोजकोई नाम का, बोगोजकोई नाम का शिलालेख मिला, अभिलेख मिला है। कहाँ पर? एशिया माइनर में। एशिया माइनर में। ये सब आपसे क्वेश्चन के तौर पे पूछे जा सकते हैं। हर चीज़ को क्वेश्चन बनाने से अच्छा है कि मैं आपको थोड़ी चीज़ें ऐसे भी बता दूं ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर पाएँ और आप उस फेज में आ जाएं कि चीज़ों को कैसे पूछा जाता है। ठीक है,
तो एशिया माइनर में बोगोजकाई नाम का अभिलेख मिला। एशिया माइनर जगह वर्तमान में कहाँ पर है? टर्की में है, जिसे तुर्की भी बोलते हैं, अपने हिंदी में तुर्की बोलते हैं, टर्की शब्द इस्तेमाल करते हैं, वहां पर यह है। उसमें क्या है, जो अपने यहाँ पे जिन देवता वेवताओं की इंद्र विंद्र की पूजा की जाती है उनका उल्लेख उसके अंदर मिला है। तो इससे यह अनुमान लगाया गया कि ये लोग कहाँ से आए हैं, ये लोग मध्य एशिया से आए। लेकिन अपने तिलक महोदय ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने, जो कि एक अच्छे फिलोसफर भी थे, उन्होंने अपनी स्टडी में क्या बताया कि ये उत्तरी ध्रुव से आए, जो आर्य लोग थे ये उत्तरी ध्रुव से आए, लेकिन सबसे ज्यादा प्रमाणिक इनका मध्य एशिया माना जाता है। ठीक है, तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आपने कई पुरानी मूवी देखी होगी, या जैसे अशोका या कौटिल्य चाणक्य पे कोई नाटक देखा होगा, तो उनमें जो सभ्य मतलब जो उच्च कुल के लोग होते थे, राजघराने के जो लोग होते थे, वो एक दूसरे को आर्य कहकर बुलाते थे। रामायण महाभारत में भी आपने देखा होगा, आर्य शब्द इस्तेमाल करते थे। तो आर्य का मतलब माना जाता था श्रेष्ठ कुल का या उच्च कुल का। ठीक है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलते थे। अब आपको ये देखना है कि संस्कृत जो भाषा है वो आर्य लोग इंडिया के अंदर लेकर आए थे, संस्कृत भाषा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही फैक्ट है। वे घुड़सवारी किया करते थे। हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, हमें सुरकोटड़ा नाम की एक जगह थी, सुरकोटड़ा भी बोलते हैं, सुरकोटड़ा भी बोलते हैं। तो सुरकोटड़ा में हमें क्या मिले थे? घोड़े के अवशेष मिले थे। लेकिन सिंधु घाटी के लोग घोड़े का फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल नहीं करते थे, इनकी मोहर वोरों पर घोड़ा इतना प्रचलित रूप में नहीं पाया गया। ठीक है, तो घोड़ों को लेकर कौन आए थे? मेनली घोड़ों को लेकर आए थे जो आर्य लोग आए थे, ये घोड़े लेकर आए थे। ठीक है, एक अपन ने वहां पढ़ा था कि लोहे का इस्तेमाल भी उस टाइम तक नहीं था, तो भारत में लोहे का प्रचलन भी आर्यों ने ही किया था। तो एक घुड़सवारी में माहिर थे और उनके पास क्या थे? लोहे के हथियार थे। तो ये क्या थे? कबीले में रहते थे और एक तरीके से एक सरदार के नेतृत्व में लड़ाई करते थे। जो कबीला मजबूत होगा, जिसके पास ज्यादा अच्छे घोड़े होंगे, ज्यादा अच्छे हथियार होंगे, अच्छा लीडर होगा, वो कबीला क्या बड़ा बनता गया और धीरे धीरे उसने क्या साम्राज्यों का रूप ले लिया, जो कि अगर अपन आगे देखेंगे। तो ये लोग क्या लेकर आए? लोहा भी लेकर आए, और यही लोग क्या लेकर आए? घोड़े लेकर आए। आर्य ही भारत के अंदर घोड़े लेकर आए, संस्कृत भाषा लेकर आए, क्योंकि इंडस सिविलाइजेशन में हमने देखा था वहां की लिपि तो मिली है, ठीक है, स्क्रिप्ट तो मिली है, लेकिन उस स्क्रिप्ट को क्या है? पढ़ा नहीं जा सका है। उसका क्या नाम लिया था अपने? बूस्ट्रो फेडन। ठीक है, या हिंदी में क्या कहते थे? भाव चित्रात्मक लिपि। ठीक है, ये कई झुंडों में भारत आए थे। अपन ने बात कर ली कबीलों में आए थे और ये मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो अभी अपन ने बात की कि जो आर्यन लोग थे ये कैसे थे? ये ग्रामीण पृष्ठभूमि के थे, ये नगरीय लोग नहीं थे, कबीलों में रहते थे शुरुआती दौर में। तो यही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसने क्या पूछा है? कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन पढ़ते समय इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करना है अपने को। सही नहीं है ऊपर वाला इस तरीके का कथन, क्योंकि अपन पढ़ के कई बार ऐसा होता है अपने को लगता है अपने को आ रहा है और पहले वाले की टिक करके निकल जाते हैं। इसके ऊपर मैं आपकी एक अलग से क्लास बनाऊंगा कि किस तरीके से एमसीक्यू के क्वेश्चन को करते वक्त बेस्ट स्कोर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज आप हमें बता भी दें अपने कमेंट्स के थ्रू या मैसेज के थ्रू बताएं कि आपको इस तरीके की कोई क्लास चाहिए स्पेशल, तो हम उस चीज को इसके अंदर ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, जैसे ये नहीं है तो इसको अपने को दिमाग में रखना है ऑप्शन को पढ़ते टाइम भी। कई बार क्या लगता है नहीं है पढ़ लिया, लेकिन करते टाइम वो दिमाग में से निकल जाता है और है वाले के हम टिक लगा के आगे निकल जाते हैं। एग्जाम प्रेशर होने की वजह से हम ऐसी गलतियां करते हैं, तो इस चीज को अपने को क्या करना है? ध्यान में रखना है। अगला अपना क्वेश्चन है, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? कौन सी क्रॉप थी जो वैदिक काल के लोग थे वो उसके बारे में जानकारी नहीं रखते थे? तो देखो जो है, जो का था, क्योंकि इसको क्या बोलते थे? यव बोलते थे। गेहूं था, क्यों? इसका इनको कोई क्या बोलते थे? गोधूम बोलते थे। चावल को क्या बोलते थे? ब्रीही बोलते थे। लेकिन तंबाकू का इनको ज्ञान नहीं था। अब कहोगे कि सर ये तंबाकू का ज्ञान इनको कैसे नहीं था? आगे अपन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तंबाकू, आलू,
आम, इस तरीके की बहुत सी फसलें थी। ये कौन लेकर आए थे? ये कॉलोनियल टाइम की जो पावर्स थी, पुर्तगाली लोग बेसिकली ये चीजें भारत के अंदर लेकर आए थे। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा तंबाकू। ठीक है, तो इसको अपने को क्लियरिटी से याद रखना है। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? भाई दो तरीके की चीज चलती थी। एक वैदिक लोग थे जो आर्य होते थे, जो अपने आप को आर्य मानते थे, संस्कृत बोलते थे। एक ऐसे लोग थे जो इन चीजों को नहीं मानते थे, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? अब शब्द आया है यजमान। तो यजमान तो क्या है? अपने जो जाति व्यवस्था थी उसके अंदर यजमानी चलती थी। ये तो वो यज्ञ से संबंधित बात है, यज्ञ से जुड़ा हुआ टर्म है। ठीक है, तो ये तो उस टाइम पे थी। अर्थवन था, श्रेष्ठिन थे, ये दोनों किसकी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई टर्म है। ठीक है, श्रेणी होती थी, आगे क्वेश्चन आएगा बताऊंगा आपको। श्रेणी होती थी, आर्थिक रूप से जो सभाएं होती थी उनको बांटे रखते थे, उनके अध्यक्ष को ये कहा जाता था। ठीक है, तो जो श्रमण शब्द था उनको क्या कहा जाता था? वेद विरोधी ब्राह्मण या वेद विरोधी जो अध्यापक थे उनको क्या कहा जाता था? श्रमण कहा जाता था। ठीक है, अब याद रहेगा आपकी, इसको याद रखना है। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? ठीक है, वैदिक गणित का। ठीक है, तो वैदिक गणित ये तो वेद ही है, अथर्ववेद तो अपने आप में वेद ही है। ठीक है, ये ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण, ये सूल सूत्र है, ये छांदोग्य उपनिषद है। उपनिषदों में किसका ज्ञान था? उपनिषदों के अंदर दार्शनिक विषयों के ऊपर चर्चा की गई थी। उपनिषदों में किसके ऊपर चर्चा की गई थी? दार्शनिक विषयों के ऊपर। ठीक है, अथर्ववेद था, ये किससे संबंधित था? ये जादू टोनों और इन चीजों से संबंधित था। ये शतपथ ब्राह्मण था, ये जो ऋग्वेद था उसका एक क्या था? ब्राह्मण था। ठीक है, अब बात आती है सुल सूत्र। तो सुल सूत्र क्या था? सुल सूत्र ज्यामितीय जो चीजें थी उससे संबंधित था। सुल सूत्र के अंदर बताया गया था चाप के बारे में, परिधि के बारे में। तो इसी से जो यज्ञ वज्ञ किए जाते थे, उनकी परिधि, उनका आकार, वो सारी चीजें यहीं से निकल के आई। धनुर्विद्या का भी सार यहीं से निकल के आया। तो सुल सूत्र क्या था? उस टाइम पे गणित का महत्वपूर्ण अंग था। ठीक है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में बताया गया है संस्कृति के बारे में? किस वेद के अंदर सूचना दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ठीक है, तो ये संस्कृति की बात कर रहा है। जो ऋग्वेद था ये अपने को पता है, ये पूजा पाठ पद्धति उन चीजों से संबंधित था। और अथर्ववेद था, यजुर्वेद था, ये गणित वणित और ये जो धनुर्विद्या इस तरीके की चीज थी, ज्योमिति जो चीजें थी उससे थी। सामवेद किससे था? संगीत से था। अथर्ववेद पूरी तरह समाज में क्या चलता है, जादू टोना उस तरीके की जो चीजें चलती थी उसके संबंध में था। तो इसका उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? अब ये सवाल भी आपसे कई बार पूछा जाता है। उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे गए थे उनको एक सीक्वेंस में लिखा गया था। तो सबसे पहले क्या लिखे गए थे? सबसे पहले लिखे गए थे वेद। वेदों की संख्या कितनी थी? 4, आपको पता है। ठीक है, फिर उनके बाद लिखे गए उनके ब्राह्मण। अलग अलग वेद के अलग अलग ब्राह्मण हैं। इसकी आपको ऐप के ऊपर एक टेबल बना के कंटेंट में दे दी जाएगी, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाता है, वो ग्रेस्प करने में भी आपको रहता है। तो थोड़ा सा होमवर्क आपको क्या है करना पड़ेगा, जो आपको नोट्स में ये चीज़ प्रोवाइड करवा दी जाएगी क्वेश्चन के साथ अटैच करके एक्सप्लेनेशन में, ताकि आप इसको डिटेल में पढ़ सकें। ठीक है, इसके बाद आए थे ब्राह्मण। फिर इसके बाद क्या चीज़ आई थी? फिर इसके बाद आए थे आरण्यक। और सबसे अंत में कौन आए थे? उपनिषद। अपन ने पहले भी एक क्लास में बात की थी, आपको याद हो, 2 बात आई थी। एक तो आया था वेदांत और एक आया था वेदांग। तो वेदांत क्या होते हैं? जिनकी रचना वेदों के अंत में की गई, उन्हें वो कौन सा साहित्य है? उसे बोला जाता है उपनिषद। ठीक है, और वेदांग वेदों को समझने के लिए जो साहित्य रचा गया था, जिसके 6 भाग हैं, कल्प, शिक्षा, निरुक्त, वो वाला, तो वो 6 हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? वेदांग
कहा जाता है। ठीक है, तो ये वेदांत और वेदांग दोनों के अंदर क्लियर रहना है। इंग्लिश में भी ये इसी तरीके से वेदांता वेदांगा इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। और इसको ऐसे पूछ सकता है वेदांत के अंदर कौन सा है, वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक, उपनिषद, तो उपनिषद उत्तर हो जाएगा। वेदांग की संख्या कितनी है या कौन सा वेदांग में क्या चीज पूछी गई है, तो वो 6 वेदांग वाली बात यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, वेद प्लस अंग की बात कर रहा है, वेद प्लस अंग वेदांग, तो ये तो है 6, वेद प्लस अंत मतलब वेदों के अंत में जिसकी रचना की गई, तो ये है उपनिषद। ठीक है, अब देखो इस तरीके का अगर आपके सवाल आए तो आपको अगर एक भी पता है कि उपनिषद सबसे अंत में है, तो आपके ये 2 ऑप्शन तो कट गए। समझ रहे हो बात को? आपके क्वेश्चन के अंदर 2 ऑप्शन तो ऑटोमेटिक ही यहां पे हट गए आपके सामने से। कौन कौन से? आरण्यक के जिनके अंत में दिया गया है, ये आपके ऑप्शंस में से हट गए। इस तरीके से क्या है, आप क्लोजेस्ट पहुंच सकते हो। लोग कहते हैं ना तुक्का मारना, तुक्का कुछ भी नहीं होता, तुक्का हमेशा गलत ही जाता है अगर आप उसको लॉजिकली नहीं लगाओ तो। अब ये चारों आपको नहीं भी याद हैं तो आप एक चीज पकड़ सकते हो, क्या कि देखो इस क्वेश्चन को अपन ड्राइव करके देखते हैं, एक तरीके से इस क्वेश्चन को निकाल के देखते हैं। देखो आरण्यक अपन ने देख लिया, ठीक है, तो आरण्यक की अपने बात उपनिषद अपने को पता है कि भाई उपनिषद के आधार पर इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो आरण्यक की हो गए 2 क्वेश्चन में, ये आरण्यक की वजह से 2 ऑप्शन अपने डिलीट हो गए, 2 ऑप्शन बचे। पहले अपन 25% में तुक्का लगाते, अब अपन कितने में लगाएंगे? अब अपन 50-50 तुक्का लगाएंगे। ठीक है, इतना नजदीक पहुंच गए सिर्फ एक ऑप्शन की वजह से। अब वेद सबसे पहले वेद है ही, अब आरण्यक और ब्राह्मण में क्या है, आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसमें आपको ये सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा, वेद के बाद ब्राह्मण, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद। तो आप लगभग 50% तक एक फैक्ट के आधार पर पहुंच जाओगे। ज़्यादा बड़े ऑप्शन होते हैं ना, उनको देख के घबराना नहीं चाहिए, वो क्वेश्चन उतना ही आसान होता है, वो आपको एक मेंटल प्रेशर बनाने के लिए उस क्वेश्चन को डिजाइन किया जाता है। आप उसकी एक चीज को पकड़ के पूरे क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो। कौन से वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो अब इसमें मैं आपको बात बताता हूं, जो अंतिम वेद था ना, जिसने सारा कबाड़ा कर दिया, क्या कर दिया, कबाड़ा कर दिया, वो कौन सा था? वो था अथर्ववेद। अथर्ववेद ने क्या भारतीय समाज के अंदर, ये सबसे अंत में, अथर्ववेद सबसे अंत में आया था। वर्ण व्यवस्था थी, उसको अथर्ववेद ने किस में बदल दिया, जाति व्यवस्था में बदल दिया। समाज के अंदर आडंबर, कुरीतियां, ये चीजें अथर्ववेद के समय पे आनी शुरू हो गई थी। ठीक है, तो अपनी बात आती है वेद त्रयी, तो यानी जो वेदों के जो शुरुआती 3 है इसके अंदर, उन्हें वेद त्रयी कहा जाता है। ठीक है, तो वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, अथर्ववेद उसके अंदर नहीं है। इसको कैसे याद रखना है, वेद त्रयी के अंदर कौन है की बजाय किसको ध्यान रखने पे फोकस करेंगे इसके अंदर। जैसे सवाल होता है कि इसमें से कौन वेद त्रयी में नहीं है और चारों वेद दे देता, तो अपना उत्तर क्या हो जाता, अथर्ववेद। इसको इसी तरीके से याद रखना। ये क्वेश्चन इसलिए बनाया आपके लिए मैंने, आपको समझाने के लिए कि कैसे सवाल को निकाला जाता है। ठीक है, आपको साथ साथ में ये भी बताता जाऊंगा, इसको गौर से देखें आप, ये आपको आपके डोमेन के सब्जेक्ट में भी हेल्प करेगा। अथर्ववेद, अब इसका उत्तर हो जाता कौन सा वेद त्रयी में नहीं है। चारों वेदों के, ए में ऋग्वेद, बी में यजुर्वेद, सी में सामवेद और डी में अथर्ववेद। उत्तर बताओ क्या होगा। तो अपने को इसमें याद रखना है कि अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि ये जिस मूल्यों के ऊपर वैदिक साहित्य चला आ रहा था उससे क्या है, काफी नीचे इस टाइम पे सोसाइटी और जो अध्ययन अध्यापन था वो चला गया था। ठीक है, तो ये अथर्ववेद क्या है, भार हो गया। अथर्ववेद अगर भार हो गया, जादू टोना वाला भार हो गया, तो अब ऑप्शंस पढ़ के देखो आप एक बार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये आगे का तो सीक्वेंस चेंज कर रहा है, अथर्ववेद जहां पे आ रहा है कट लगाते जाओ, अपने आप आपका उत्तर बच गया। कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो देखो कितना आसानी से आपके ये सवाल हो जाते हैं, और आपको इसी अप्रोच को अपनाना है। एक जो चीज आपको आती है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रख के और फिर आपको ऑप्शंस पे जाना है और अपना लॉजिक अप्लाई करना है। उससे आपके आधे से ज्यादा सवाल क्या है, इजीली ड्राइव हो जाएंगे। ठीक है, भारत के राजजिन में प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये क्या है, एक फैक्ट है, इसमें ना मैं कुछ कर सकता हूं ना आप कुछ कर सकते हो और कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये वेद बहुत पहले की चीजें हैं। ये तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। ये 2018 या 17 में, मेरे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, आईएएस में ये प्री के अंदर ये सवाल पूछा गया था। तो आपको ये लग रहा होगा कितना ऐसा सवाल है,
लेकिन ये चीजें पूछी जाती हैं क्यों? क्योंकि ये भारत के राज्य चिन्ह के अंदर सम्मिलित है। तो भाई जीके के तौर पे इंडिया का सिटीजन होने के नाते आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि नेशनल जो सिंबल है उसके अंदर जो चीज शामिल है। आपने देखा होगा अशोक स्तंभ, और अशोक स्तंभ के नीचे क्या लिखा रहता है? सत्यमेव जयते। तो आगे आप अधिकारी बनोगे और अशोक स्तंभ तक की यात्रा जब सफर करोगे ना, तो उसमें ये सत्यमेव जयते आएगा। ये कहां से लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया। इसको याद रखना है अब, ठीक है। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ठीक है, तो भाई व्यापार था क्या इनका मुख्य व्यवसाय? नहीं था, क्योंकि ये तो सिंधु सभ्यता के काल पे था। कृषि भी इस वक्त पे क्या थी? इतनी ज्यादा विकसित नहीं हुई थी। शिक्षा भी कैसी थी? ऋषियों के आश्रम में जाके पढ़ने पढ़ाने का कार्य था। ये उनका मुख्य व्यवसाय नहीं था। तो ये व्यवसाय की जगह क्या होना चाहिए? यहाँ पे व्यापार शब्द आना चाहिए, जो कि प्रिंटिंग मिस्टेक की तरह, क्योंकि व्यवसाय तो व्यवसाय ही हो गया, तो सारे व्यवसाय तो हैं ही। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन को देखना है हिंदी के बच्चों को, क्योंकि कई बार क्या रहेगा, इंग्लिश वाला ही वो माना जाता है, मान्य माना जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पशुपालन। इनका क्या था? मुख्य व्यवसाय था आर्य लोगों का। आपने खूब पढ़ा होगा गोपालन, गोपाल, ठीक है। तो ये गोपालन, इनके यहाँ पे गाय का बहुत ज्यादा। गाय को क्या कहा गया है? गाय को अघन्या कहा गया है। मतलब गाय को ऐसा पशु माना गया कि उसका वध नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जब इन्होंने आगे कृषि कार्य को बढ़ावा दिया तो गाय इनके लिए बहुत फ्रूटफुल थी। उनसे हमें क्या प्राप्त होते थे? बैल प्राप्त होते थे, जो भूमि की जुताई के लिए बहुत ही जरूरी थे। ठीक है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो ये तो बिल्कुल आपके लिए अब चॉकलेट क्वेश्चन है, बिल्कुल लॉलीपॉप। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ यानी बिल्कुल जो बेस है ना, एक तरीके से, या फंडामेंटल जो इसका लिटरेचर है संगीत का, वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो हमें प्राप्त होता है सामवेद से। सामवेद किसका है? संगीत का। देखो तुकबंदी भी बन रही है। संगीत का कौन है? सामवेद। म्यूजिक का है सामवेद। ठीक है। प्रथम विधि निर्माता कौन था? ठीक है। पहला जो लॉ की बुक थी एक तरीके से इंडिया में, वो कौन सी बुक थी? तो वो बुक थी मनु ने लिखी थी, और उसी को क्या माना जाता है? मनु को विधि निर्माता माना जाता है। आचार संहिता की जो बुक होती है ना, कोड ऑफ कंडक्ट की जो बुक होती है कि किस तरीके से आदमी को रहना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए, सामाजिक नियमों की जो बुक थी, वो विधि की जो बुक थी पहली, वो मनु ने लिखी थी। चाणक्य इसमें आएगा? नहीं आएगा। क्यों? चाणक्य गुप्त काल का है, ये अपने को पता है। चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? चाणक्य ने पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। ठीक है, जो किसकी पुस्तक है? जो पॉलिटी की पुस्तक है। ठीक है, नाम था अर्थशास्त्र, बुक थी पॉलिटी की। चंद्रगुप्त कौन था? चंद्रगुप्त का शिष्य, चाणक्य का शिष्य था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको जो मौर्य वंश का क्या था? संस्थापक था। सेल्यूकस कौन था? सेल्यूकस सिकंदर का क्या था? सेनापति था, जिसको किसने हराया था? चंद्रगुप्त ने। तो इसने क्या किया था? इसने मेगस्थनीज नाम का एक वो भेजा था भारत के अंदर, मेगास्थनीज नाम का दूत भेजा था, जिसने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी थी। ठीक है, इंडिका नाम की बुक लिखी थी। सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस, और मेगास्थनीज नाम का दूत इसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अब देख लो कितने सवाल हो गए आपके। तो आपको चीज़ों को इस तरीके से रिलेट करके थोड़ा सा करना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स को अपने दिमाग में रख पाओ। ठीक है, अब अपना सवाल आता है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? भूमि, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, गोधन। अभी अपन ने बात की थी, गाय को सबसे महत्वपूर्ण धन माना गया है ऋग्वेद के अंदर। अपने को इसको ध्यान रखना है, इसमें अपन कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का पहली बार उल्लेख मिलता है। अभी शूद्र क्या थी? एक वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था में कितने वर्ण बताए गए थे? 4 वर्ण बताए गए थे। कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, ये किसके आधार पर थे? ये थे कर्म के आधार पर।
जो आदमी जिस तरह का काम करता है उसको उसी वर्ण में रखा जाता था। लेकिन जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता गया, ये जाति के आधार, ये जन्म के आधार पर बन गए और वर्ण व्यवस्था का रूप किसने ले लिया? इसका रूप ले लिया जाति व्यवस्था ने, जो कि अपने आप में कैसी व्यवस्था है? बंद व्यवस्था है, एक क्लोज्ड सिस्टम है। कास्ट इज ए क्लोज सिस्टम बट वर्णा इज ए ओपन सिस्टम बिकॉज ऑफ दे आर वर्णाज आर क्लासिफाइड एज ऑन द बेस ऑफ वर्क। If you change your work, you can change your varna. But caste system is a closed system. You can't change your caste. If you born in specific caste, you will be in that caste in lifetime. ठीक है? तो ये चीज़ आपको समझनी है कि भाई जो जाति व्यवस्था है वो बंद व्यवस्था थी, और जो किसका बिगड़ा हुआ रूप थी? वर्ण व्यवस्था का। वेदों में क्या बताई गई थी? वर्ण व्यवस्था बताई गई थी, जो काम के आधार पर थी। जो आदमी जो काम करता है उसी वर्ण में उसको शामिल किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे ये जाति व्यवस्था में बदल गई, और 21वें 10वें मंडल में वर्ण में शूद्र शब्द का क्या आया है? उल्लेख आया है। जिन्हें क्या माना जाता था? जिन्हें जो निम्न जो कार्य करते थे, निम्न उसके वर्ग के कार्य करते थे, निम्न स्तर के जो कार्य करते थे, उनको इसके अंदर रखा गया था। लेकिन शूद्र को अछूत नहीं माना गया था। अछूत शब्द आया है जाति व्यवस्था में कट्टरता जैसे जैसे बढ़ती गई, उससे शूद्र क्या है? इसके लिए अछूत शब्द आया, जो कि अपने आप में क्या है? एक डिस्क्रिमिनेटरी या एक अच्छा वर्ड नहीं है। शूद्र का मतलब सिर्फ ये था कि जो निम्न स्तर के कार्य करते हैं। लेकिन वहां पे क्या था? कर्म ही पूजा है। कार्य को अपने आप में एक यज्ञ के समान बताया गया था, और किसी कार्य को दोयम दर्जे का नहीं बताया गया था। हर कार्य के महत्व को स्वीकार किया गया था। लेकिन जैसे जैसे जाति व्यवस्था आगे बढ़ती गई तो ये चीज इसके अंदर प्रवेश कर गई। ठीक है? पुराणों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो ये फैक्ट है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, इसको याद रख लेना। पुराणों की संख्या 18 है। 18 पुराण हैं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म के जो लोग थे वो प्रकृति की पूजा करते थे। इनिशियल लेवल में प्रकृति की पूजा करते थे। इनका मुख्य देवता की अगर बात की जाए तो इंद्र इनका मुख्य देवता था, जिसे वर्षा का देवता माना जाता है। दूसरे नंबर पे इनका मुख्य देवता था अग्नि। ठीक है, और फिर इनका देवता था सोम। तो इस तरीके से इनके देवता क्या थे? बटे हुए थे, मुख्य मुख्य देवता, और प्रकृति की मुख्य रूप से ये पूजा करते थे। ठीक है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का इस्तेमाल हुआ है? पुरंदर का मतलब होता है फोर्ट ब्रेकर। ठीक है, फोर्ट ब्रेकर या डेस्ट्रॉयर। ठीक है, जो किलों का भंजन करता हो, मतलब उनको तोड़ता हो। वो किसके लिए? देवराज इंद्र के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि ये राक्षसों, और आपने पुरानी अपनी वो देखी होंगी खूब, राक्षसों की सारी लड़ाइयों में इंद्र जी ने ठेका ले रखा था कि मैं जाऊंगा, तो ये लड़ाई लड़ते थे उनकी तरफ से। ठीक है, उनके सेनापति थे मुख्य। सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो अपन ने पहले भी बात कर ली, अब इसमें आप क्या उलझेंगे नहीं। तो सूत्र किसकी है? ज्यामिति से संबंधित है। ठीक है, ज्यामिति से संबंधित है सूत्र। ठीक है, अस्तोमा सदगमय कहां से लिया गया है? देखो अभी कितना अच्छा सेगमेंट है। अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय ओम शांति शांति, जो अपन बोलते हैं, जो ये सेगमेंट है भारतीय संस्कृति का, वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना निकलती है वो यहीं से निकलती है कि सबके साथ, मतलब आगे तक आदमी की, उसके ऊपर। तो ये कहां से लिया गया है? ये ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, आर्य भारत में आए और सर्वप्रथम कहां पर बसे? तो भारत के अंदर जो बाहर से लोग आते थे वो किससे प्रभावित होकर आते थे? भारत की भूमि के उपजाऊपन से प्रभावित होकर आते थे। बाद में जितने भी शासक आए ना, आर्यों के बाद भी जो आक्रमण हुए, वो भारत की भूमि की प्रोस्पेरिटी की वजह से हुए। और वो कौन सा क्षेत्र था? वो क्षेत्र था पंजाब। पंजाब के अंदर क्या थी? पंज प्लस आब, यानी 5 नदियों का क्षेत्र था, बहुत उपजाऊ भूमि थी। तो इसी वजह से ज़्यादातर यहाँ पर आक्रमण होते थे, और ज़्यादातर लोग इनिशियल लेवल पे आकर यहीं पे बसते थे। तो आर्य भी आकर यहीं पर बसे थे, तो उत्तर हो जाएगा पंजाब। ठीक है, अभी एक मिलान वाला क्वेश्चन है, इसको देख के आपको ऐसा लग रहा होगा यार इतना भारी भरकम मामला है, लेकिन ऐसी भारी भरकम वाली कोई बात नहीं है भाई।
इसको अगर अपन देखेंगे तो इजीली अपने सामने ये सवाल हो जाएगा। ठीक है, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये 4 वेद दे दिए गए और मिलान करवाने के लिए बोला गया है। अब आपको कुछ भी नहीं पता, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, सामवेद तो संगीत की बात करता है। सामवेद किसकी बात करता है? संगीत की बात करता है। अगर ये चीज आपके क्लियर है तो संगीत सामवेद यानी कि डी में 4, तो डी में 4 कितने में है? ए और बी में। तो आपने 50-50 तो खेल लिया। ठीक है, 2020 के दौर से आप बाहर आ गए, अब आपने 50-50 खेल लिया। पर अपन आए किस लिए? यहाँ पे अपन आए हैं टेस्ट देने के लिए, यानी टेस्ट मैच खेलने के लिए आए हैं। खिलाड़ी की पहचान कहाँ होती है? टेस्ट मैच में होती है। 50-50 में तो आ गए अपन, 2020 से बाहर निकल गए, सिर्फ एक ऑप्शन को अपने को अच्छे से पता होने की वजह से। ठीक है, अब देखो ईश्वर की महिमा, बलिदान विधि, औषधियों से संबंधित। ठीक है, तो अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। अब ऋग्वेद है वो क्या था? पूजा, ईश्वर के जो स्तुतियों से संबंधित क्या था? इसके अंदर चीजें थी। तो ईश्वर की महिमा किस में है? ऋग्वेद में है। तो बी में 1 कहां पर है? बी में 1 ए में है। ठीक है, और देख लो औषधि बनाने की विधि ए में, अथर्ववेद में। तो जितनी भी झाड़ फूंक और ये सारी चीजें थी इसमें थी। यजुर्वेद में क्या? बलिदान विधि। ठीक है, यजुर्वेद में बलिदान विधि क्या? एक तरीके से ये एक साइंटिफिक मैथमेटिकल जो चीजें थी ना, वो इसके अंदर ज्यादातर चीजें थी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। तो आप क्या है, अब टेस्ट मैच के खिलाड़ी बन गए हो। अगर आपने इस तरीके से चीजों को रिलेट कर लिया तो एक तो आपको अथर्ववेद, ऋग्वेद जो पहले नंबर का, और एक सामवेद संगीत, ये 2 आपको, इन 2 में आप फिर भी कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन ये 2 आपको हमेशा मिलेंगे और इससे आपका सवाल हो जाएगा, जो इस तरीके का सवाल आएगा, ट्रस्ट मी। ठीक है, फिर अगला सवाल है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, अब देखो अपन को एक बात फिर पता है यहाँ पे, और इनको लग रहा है कि ये बात अपने को क्या है, पता नहीं है। ठीक है, लेकिन अपने को ये बात पता है। ये देखो ऋग्वेद, भाई ये बहुत लिख देता हूं मैं बात करते करते आपसे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, 4 वेद अपने सामने फिर से हैं। सामवेद को पकड़ लो। सामवेद किसका है? संगीत का स्रोत है। सी में 1, सी में 1, तो या तो अपना उत्तर ए में है या अपना उत्तर किस में है? डी में है। ठीक है, ये चीज तो क्लियर हो गई। 50-50 में आ गए अपन, आगे खेलते हैं। ऋग्वेद, स्रोत, कर्मकांड, तंत्र मंत्र, स्रोत एवं प्रार्थनाएं। ईश्वर के स्रोत और प्रार्थनाएं किस में हैं? ऋग्वेद में है। ठीक है, ए में क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। ए में 4, इसमें है। उत्तर अपना लगभग तय हो चुका है। लगभग क्या तय हो चुका है? फिर भी देख लो, अपन ने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले, याद करो। अथर्ववेद, अथर्ववेद किससे संबंधित बात करता था? अथर्ववेद अपन ने देखा था कि भाई जैसे कर्मकांड और इस तरीके की चीजें अथर्ववेद के अंदर बात की गई है। ठीक है, तो अथर्ववेद के अंदर तंत्र मंत्र एवं वशीकरण की बात की गई है। ठीक है, और 2 बी में, 2 यजुर्वेद में क्या है? स्रोत एवं कर्मकांड। ठीक है, कौन सी चीजों के? यज्ञ से संबंधित जो चीजें थी उससे संबंधित। तो अपना उत्तर हो गया ए। ठीक है, बड़ा सवाल जितना आएगा ना और लोग जहां घबराएंगे, आपकी आंखों में वहां क्या आ जानी चाहिए? चमक आ जानी चाहिए कि ये सवाल तो मैं पक्का करूंगा। क्योंकि जो चीज टफ लगती है ना, वही सबसे सिंपल होती है, और जो सिंपल होती लगती है वो अपने उत्साह की वजह से क्या हो जाती है? एग्जाम में गलत हो जाती है। उसमें अपन क्या ऐसे हो जाते हैं, नहीं, अरे यार इतना सिंपल सवाल, और जैसे ही नजर हटी और दुर्घटना घट जाती है। अब है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, तो देखो मीमांसा में 2 चीज चलती है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ठीक है, तो मीमांसा देखो भारतीय दर्शन की बात कर रहा है, ये आपको बताऊं मैं बेसिकली बात, क्योंकि अपनी जो स्लाइड है ना, इसमें मैंने आपके वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों के क्या है क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूड कर दिए गए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई नगर वगैरह इस तरीके की चीज़ें थी नहीं। तो प्रभावी क्वेश्चन बनाने के लिए दोनों सेगमेंट की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आपके इसके अंदर डाल दी गई हैं। ठीक है, तो भारतीय दर्शन के अंदर ये 6 दर्शन चलते थे। ठीक है,
कौन कौन से? सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा, ठीक है। आगे अपने आ जाएगा जैन, बौद्ध, और एक है अपने चारवाक। तो चारवाक क्या है? भौतिकतावादी दर्शन है। अगर आपसे पूछ ले कौन सा इंडियन फिलॉसफी है जो मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी पे बात करता है, मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी में कौन सा आता है, तो वो अपने आता है चारवाक। ठीक है, क्या नाम है उसका? चारवाक। अच्छे से लिख देता हूं यार, फिर आप कहोगे सर पढ़ने में नहीं आया हमारे। आ भी जाए मान लो। ये चारवाक कैसा है? ये भौतिकतावादी है, भौतिकतावादी। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? मेटेरियलिस्टिक। मटेरियल की बात करता है ये, मतलब उपभोक्तावाद की, कंज्यूमरिज्म वाली बात करता है। यावेत जीवम सुखेम जीवम ऋणंत कृत्वा धृत पीवेत, इस जीवन में जीवो सुखपूर्वक जीवो, ऋण से ही सही मगर घी पियो, उस कंसेप्ट पे बात करता है। सांख्य है, यह हर चीज की संख्या निर्धारित करता है। योग है अपने बाबा रामदेव वाला पतंजलि, ठीक है, इनके प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि। न्याय है, गौतम महोदय का कौन सा है? गौतम का न्याय, ठीक है। तो इस तरीके से ये दर्शन हैं। बौद्ध, जैन वो आगे आएगा ही, और वैसे आपको पता भी है महावीर स्वामी जैन दर्शन के, महात्मा बुद्ध बौद्ध दर्शन के। तो मीमांसा उनमें से एक है दर्शन के अंदर, भारतीय दर्शन में। तो पूर्व मीमांसा या जो शुरुआती मीमांसा है उसका कौन है? जैमिनी महोदय हैं। इसको अपने को क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। क्योंकि कपिल का क्या है? सांख्य है, गौतम का क्या है? न्याय है, और बादरायण का क्या है? वेदांत या उत्तर मीमांसा। ये उत्तर हो गया, ठीक है। एक बार इस चीज को आप याद कर लोगे तो आपके क्या है सवाल निकलने आसान हो जाएंगे। एक भी आपके पक्का याद हो गया, मिलान करने में कोई सवाल दे दिया, उसे के आधार पे वो बड़ा सवाल आपका हो जाएगा, ठीक है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ये फैक्ट है, ये याद रखना है। पर ये सवाल एक सीक्वेंस में मैंने डाल दिया, कोई ऐसी चीज भी पूछ सकता है, लेकिन इसकी संभावना कम है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, कौन से की? सोम को समर्पित है, इसकी संभावना कम है। इन दो क्वेश्चन की संभावना ज्यादा है, ठीक है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये समझ लो, जितने भी एग्जाम होते हैं ना, सिविल सर्विस के हो चाहे स्टेट पीसीएस के हो, कितने भी एग्जाम हो, उनमें ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब भर भर के पूछा गया इस क्वेश्चन को, ठीक है। 10 राजाओं की लड़ाई हुई थी भाई, 10 राजा थे, ठीक है। इनमें एक तरफ तो भरत कबीले का राजा था, जिसके नाम पे ये माना जाता है कि भारत का नाम पड़ा। भरत कबीला था, ठीक है, भरत नाम का राजा नहीं था, ये गलती मत कर देना। भरत कबीला था एक तरफ, दूसरी तरफ उस कबीला का राजा कौन था? सुदास, ठीक है। भरत कबीले का राजा था सुदास। उसके साथ और कबीलों के 10 कबीले और लड़े थे उसके साथ एक साथ, जिसमें 5 तो आर्य थे, प्लस में 5 अनार्य थे। तो आपसे इतनी डिटेल में तो पूछा नहीं जाएगा। 5 आर्य 5 अनार्य, बस इतना पूछा जा सकता है। टोटल कबीले कितने लड़े थे? इससे 10। किससे लड़े थे? अकेले से। किससे? सुदास से। किस कबीले का था? भरत कबीले का। कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया था? पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था। कौन जीता? सुदास जीता। बस, इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? योग दर्शन के प्रतिपादक रामदेव जी नहीं हैं। कौन है? पतंजलि महोदय योग दर्शक के, जो उनका ब्रांड है ना, पतंजलि ब्रांड, वो एक्चुअली में फिलोसफर थे, थिंकर थे, जिन्होंने योग दर्शन चलाया था, ठीक है सर। फिर है उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद अपन ने पढ़ा था, इनको क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। सबसे लास्ट में क्या की गई थी? लिखी गई थी, और इनके अंदर दर्शन के ऊपर लिखा गया है, दीज आर द बुक्स विच इंडिकेट्स द फिलोसफी, ठीक है। फिलोसफी की किताब है भाई ये। कौन? उपनिषद। किसकी? दर्शन की किताब है, ठीक है। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ये दोनों ही सवाल, ये तीनों सवाल ही आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत ही अच्छे स्तर के ये सवाल हैं, और बहुत ही सिंपल स्तर के भी हैं, क्योंकि इतनी बेसिक समझ की उम्मीद एक स्टूडेंट से की जाती है कि अपनी संस्कृति, कला, उन चीज़ों के बारे में इतना तो कम से कम जाने। गायत्री मंत्र जो देवी सावित्री यानी जो सूर्य की उपासना में लिखा गया है, किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र, ठीक है।
तो ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, उपनिषद में, भगवत गीता में। तो उपनिषद में नहीं है, भगवत गीता में नहीं है, यजुर्वेद में नहीं है, तो ऋग्वेद के अंदर गायत्री मंत्र है, क्योंकि ईश्वर की प्रार्थना और स्तुतियाँ किस में है? ऋग्वेद में मिलती हैं। ठीक है, अब आप इसको कर दोगे, मैं समझ रहा हूँ, अब आपको समझ में आने लग गया कि मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अपन ने देखा था ईश्वर से संबंधित जो प्रार्थनाएं, स्तुतियाँ ज़्यादातर किस में है? ऋग्वेद के अंदर हैं। ओके, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, आ गया ना। देखो, तो ये दर्शन के ऊपर एक संभावना बनी रहती है, क्योंकि आईएएस में, स्टेट पीसीएस में 4 दर्शन लिख देगा, 4 उनके प्रतिपादक लिख देगा, फिर उनको ऐसे मिलान करवाएगा, 1 2 3 4, 4 3 2 1, इस तरीके से मिलवाता है। और इस पर पूरी संभावना है सवाल आने की, तो आप भी इसको अच्छे से याद रखें। तो उससे क्या है, अगर 1 पे आएगा तो भी आप सवाल को कर दोगे, और मिलान करवाएगा तो भी इजीली कर दोगे। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? गौतम महोदय ने न्याय दर्शन की प्रतिपादना की थी। ठीक है, न्याय दर्शन के फिलोसोफर थे गौतम महोदय। ठीक है, प्राचीन भारत में निष्क के नाम से किसे जाना जाता था? तो प्राचीन भारत में जो सोने के आभूषण थे उनको निष्क के नाम से जाना जाता था। ये भी अच्छा सवाल है, यह आपसे पूछा जा सकता है कि निष्क के नाम से किसे जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? ठीक है, तो सर ये बात क्या कहना चाह रहा है? प्रस्थान त्रयी है, ये वेदों की उस तरीके की चीज़ें हैं, उस तरीके की बातें हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर कौन है? भगवत गीता इसमें शामिल है, ब्रह्मसूत्र शामिल है, उपनिषद इसमें शामिल है। वेद जब समाप्त होने को आ रहे थे ना, जब उपनिषद आ गए थे, उसके बाद ब्रह्मसूत्र और ये भगवत गीता लिखी गई, लेकिन इसमें प्रस्थान त्रयी में भागवत शामिल नहीं है। ये आपको याद रखना है, भागवत इसके अंदर शामिल नहीं है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत अपने मीमांसा से संबंधित है। मीमांसा कौन सी? अपन ने अभी पढ़ा था, बादरायण वाली और जैमिनी वाली जो मीमांसा है वो। तो ये कौन सी वाली से हो जाएगा? तो ये जैमिनी वाली से हो जाएगा, क्योंकि वेदांत जो बादरायण वाला है उसको वेदांत कहा जाता है। तो ये उत्तर मीमांसा की बात कर रहा है, ये पूर्व मीमांसा की जो पहले वाली है, जैमिनी वाली, उसमें कर्म का सिद्धांत दिया गया है। ये है बादरायण का वेदांत। ठीक है, वेदांत आगे चलकर किन में बट गया? शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत, रामानुज ने विशिष्ट अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, वो आगे अपने मध्यकाल में जब अपन पढ़ेंगे वहाँ पर आएगा, तो वहाँ पे एक किस तरीके का सवाल और मिलेगा आपको, तो उसके लिए भी आप क्या हैं? तैयार रहेंगे अब। ठीक है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, ये उल्लेख किसके अंदर किया गया है? सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, ये उल्लेख अथर्ववेद में कहा गया है। अब सभा और समिति क्या होती थी? देखो, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ छोटी सी। सभा और समिति, ये दरबार के अंदर जो मीटिंग होती है ना, और प्रजापति क्या था, जैसे जैसे ये वेद त्रयी गई ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद गए और अथर्ववेद आया, जाति व्यवस्था, ये चीज़ें आने लगी समाज में, तब भी क्या थे, कुछ लोग थिंकर्स थे उस टाइम की चीज़ें, जैसे चीज़ें समाप्त होने लगती हैं, गलत चीज़ें आती, तब भी कुछ अच्छे लोग रहते हैं, उस पर इशारा करते हैं। तो उस टाइम पे प्रजापति का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इंद्र और जो और देवता थे उनके स्थान पर प्रजापति का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। आपने शिव महापुराण देखी होगी, इसमें प्रजापति होता है, जिनकी पुत्री होती है सती, पार्वती जो इनकी पुत्री होती है, वो प्रजापति, उसी की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये प्रजापति जो महोदय हैं, इनका महत्व बढ़ गया था, और ये माना जाता था कि जब दरबार लगाया जाता था तो एक तो सभा होती थी और एक होती थी समिति। तो समिति में तो क्या थे, सभी लोग शामिल होते थे। सभा में जो दरबार के उच्च तबके के जो लोग होते थे, राजघराने से संबंधित, वो लोग इसके अंदर शामिल होते थे। उसने कहा था कि प्रजापति की 2 बेटियां हैं, अर्थात राजा को जनता की आवाज़ लगातार सुनते रहना चाहिए और अपना काम अपनी जो विद्वानों की सभा और समिति है उसकी सलाह के आधार पर करना चाहिए। राजा को ऑटोक्रेटिक नहीं होना चाहिए, वरना ना तो राजा के लिए अच्छा रहता और ना ही प्रजा के लिए अच्छा रहता। ठीक है, इतना याद रखो, और इसको किसी भी चीज़ से जोड़ना नहीं है। ठीक है, ये किससे संबंधित है? अथर्ववेद में है ये। ठीक है, सभा को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। ये कम से कम 10 बार पूछा हुआ सवाल है आईएएस और पीसीएस के अंदर। ठीक है, ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ये फैक्ट हैं, आपको याद रखना है। ऋग्वेदिक काल की प्राचीन संस्था थी विदित। ठीक है, विदित संस्था थी। इंग्लिश में भी ये चीज़ें ऐसे ही आएंगी, इनमें कुछ भी चेंज नहीं है। 2 डॉटर्स ऑफ प्रजापति, सभा एंड समिति, किस में
है तो ये अथर्ववेद में है। ये ऐसे ही सवाल आएगा, इसमें कुछ हिंदी अंग्रेजी वाली बात नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ठीक है, इनमें सबसे ओल्ड कौन सा है ब्राह्मण ग्रंथों में जो भी चलते हैं? तो शतपथ ब्राह्मण है, जो किसका ब्राह्मण है? जो कि ऋग्वेद का ब्राह्मण है। इसकी भी आपको एक टेबल प्रोवाइड करवा दी जाएगी कि कौन से वेद का कौन सा ब्राह्मण है, कौन सा उपनिषद है, कौन सा आरण्यक है। उसकी एक टेबल आपको, कंटेंट ऑफ टेबल आपको ऐप पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। उसको लेकर बिल्कुल भी चिंतित ना है, वो हमारा काम है। आपको क्या है, आपको पढ़ना है चीज़ों को, बस आपको हार्डवर्क करना है। और ये क्वेश्चन इसलिए करवाए जा रहे हैं ताकि आपका दिमाग उस चीज़ को ऐसे निकाल सके कि इसको भी सवाल के रूप में पूछा जा सकता है। शतपथ ब्राह्मण है, ये ऋग्वेद का ब्राह्मण है, तो ये सबसे कैसा है? प्राचीन इसके अंदर ब्राह्मण है। ठीक है, गोत्र व्यवस्था का प्रचलन, गोत्र व्यवस्था का प्रचलन में आई। ठीक है, तो गोत्र व्यवस्था तो भाई पहले से ऋग्वेदिक काल से ही किसमें थी? प्रचलन में थी। गोत्र व्यवस्था ऋग्वेदिक काल से ही चली आ रही थी। और ये जाति व्यवस्था में कब बदल गई? उत्तरवेदिक काल में जाति व्यवस्था के अंदर बदल गई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। गोत्र व्यवस्था कब थी? ऋग्वेदिक काल में थी। और ये कट्टर कब हो गई और जाति व्यवस्था में कब बदल गई? तो ये बदल गई उत्तरवेदिक काल में। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? व्याकरण के ऊपर जो बुक लिखी गई थी, पहले जो व्याकरण था, देखो इसमें दो चीज ध्यान रखनी है। किसकी बुक है? ग्रामर की बुक है। ठीक है, ग्रामर के नाम से आपको डर लगता है, तो ये ग्रामर की बुक है। और वो भी किसकी ग्रामर की? संस्कृत के ग्रामर की बुक है। ठीक है, क्यों? आर्यों की भाषा संस्कृत थी। तो ये संस्कृत के व्याकरण पहला किसने लिखा था? वो लिखा था अपने पाणिनि महोदय ने। ठीक है, क्या किसने लिखा था? पाणिनि ने। इंग्लिश में भी ऐसे आएगा, पाणिनि। अब इसमें कोई कुछ भाषा की बात नहीं रह गई है। किताब का नाम था अष्टाध्यायी। इंग्लिश में ये भी कैसे लिखी आएगी? अष्टाध्यायी ही, ऐसे ही लिखी आएगी। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? ठीक है, तो स्मृतियाँ लिखी गई थी काफ़ी लेट तक। स्मृति कैसे होती है? जैसे कोई साहित्य लिखा जाता है, उस साहित्य के ऊपर या कोई विद्वान हुआ, जैसे मान लो पतंजलि महोदय हुई, पतंजलि के ऊपर ही किसी ने लिख दी, कोई और हुआ उसके ऊपर लिख दी। तो मनु स्मृति है, वो सबसे प्राचीन स्मृति है। और मनु को क्या माना जाता है? प्राचीनतम जो विधि का जो लेखक है वो किसको माना जाता है? मनु को ही माना जाता है। ठीक है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। आदि काव्य माना जाता है किसको? रामायण को। ये माना जाता है कि बहुत समय से लगातार चली आ रही है किताब, और शुरुआती दौर में इसमें बहुत कम चीज़ें थी, आगे आगे बढ़ती गई। आदिकाल से इसके ऊपर लगातार लेखन होता आ रहा है। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ठीक है, सबसे ज़्यादा पुराना पुराण है मत्स्य पुराण। आपको इसको याद रखना है। मनुस्मृति सबसे पुरानी स्मृति है। वेदों में सबसे अगर पुराने वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद है, और उसकी ब्राह्मण की बात की जाए तो कौन सा था वो? शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, तो इस तरीके से आपने को चीज़ों को याद रखना है। ओके, तो यह आज अपनी क्लास थी, और इसमें हमने वैदिक और उत्तर वैदिक काल की जो मेन बातें थी, जो चीज़ें थी, उसके ऊपर क्वेश्चंस किए थे। इससे रिलेटेड जो और चीज़ें हैं वो आपको समर्थ एग्जाम प्रेप की जो ऐप है उस ऐप के ऊपर मिल जाएगी। आप ऐप को क्या करेंगे? आपका काम है ऐप को डाउनलोड करना। ऐप को डाउनलोड कर लें, और वहाँ पे आपको और जो कंटेंट है या जो इसके MCQ के जो PDF हैं और एक्सप्लेनेशन है, वो सब चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास।